25 ग्रेजुएट लेवल का जो जीके जीएस टॉपिक वाइज एनालिसिस के सीरीज में आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। इसमें कि रेलवे एग्जाम 2025 में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जितने भी शिफ्टों में जो भी जीके जीएस एंड कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, हूबहू जो रेलवे ने जो आंसर की दिया है उसके साथ ही ये टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है, ताकि अंडर ग्रेजुएट वाले एग्ज़ाम जो कि अगले मंथ यानी अगस्त और सितंबर में होने वाले हैं उनके लिए रामबाण साबित होगा। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में ही, अभी पार्ट 3 वीडियो स्टार्ट हो रहा है। हूबहू एनालिसिस जो एग्जाम में पूछा गया था सभी क्वेश्चंस आंसर किए आने के बाद इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही है। तो इसी के क्रम में आज ये पार्ट 3 है इस वीडियो का। चलिए पार्ट 3 वीडियो का हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। इसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। 200 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर चुका था और यहाँ पे 300 क्वेश्चन आज कवर हो जाएंगे। आज फिर हम लोग 100 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करने वाले थे, तो 2 संवत तक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका था। 201 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो समुद्रगुप्त बना था। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 202 में है निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? तो देखिए मौर्य शासक कौन नहीं था। संप्रति मौर्य शासक था। बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग ये शुंग वंश के शासक था, मौर्य शासक नहीं था। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देववर्मन भी फिर कहाँ था? मौर्य शासक ही था। अगला प्रश्न 203वां नंबर प्रश्न का बात करते हैं। कहता है नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 204 में है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि क्या थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उपयोग की जाने वाली जो शाही उपाधि थी वो थी महाराजा धीराज। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, महाराजा धीराज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट बता दिया जाएगा कि किस शिफ्ट में और किस डेट को ये एग्जाम लिया गया है, कितने परसेंट स्टूडेंट ने राइट इसको अटेम्प्ट किया है, कितने परसेंट रॉन्ग अटेम्प्ट किया है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा और साइड में आपको ऊपर आंसर भी पता चल जाएगा। तो सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है, मैं एक क्वेश्चन ने बता दिया, सब आपको इसी प्रकार से ध्यान दे देना है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर से देखेंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगी, ये बताने की भी मुझे ज़रूरत नहीं थी। प्रश्न नंबर 205 की बात करें तो इसमें पूछा गया ब्रिटिश समाज सुधारकों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो उनका महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? शिक्षा में गिरावट नहीं, जातिगत शक्ति में वृद्धि नहीं, धार्मिक कट्टरवाद का प्रचार नहीं, वो कभी भी धार्मिक कट्टरवाद का प्रचार नहीं करते थे। उनका था कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय, ये उनका एक था सामाजिक सुधारों का परिणाम, क्योंकि शिक्षा में गिरावट वो नहीं चाहते थे, वो तो अंग्रेजी शिक्षा को लाना ही चाहते थे। जातिगत से उन्हें कोई मतलब नहीं था, धार्मिक कट्टरवाद से भी उन्हें कोई मतलब नहीं था। प्रश्न 206 में अशोक के स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। वो मुख्यतः कंक्रीट के बने होते थे, नहीं। पत्थर के थे, कंक्रीट के नहीं थे। वे मुख्यतः लकड़ी के बने थे, ये भी सही नहीं है। वह मुख्यतः लोहे के बने थे, ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वे मुख्यतः पत्थर के बने होते थे, ये सही है, क्योंकि अशोक का शिलालेख जो है वो पत्थर का बना होता था। प्रश्न 207 में है 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पे किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो 1911 ईस्वी में आधिकारिक तौर पे बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और जो भारत की राजधानी है इसे कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का रेजुलेशन भी पास कर दिया गया। कब? 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न का बात करें, प्रश्न नंबर 208 आप देख पाएंगे किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंट को हस्ताक्षरित कर दी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 209 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने अधीन करने की शक्ति दी थी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 210 में, भारत में गवर्नर जनरल का पदनाम कब वायसराय या क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में पदोन्नति किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका वर्ष 1858 में। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 211 में है 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो 1928 में साइमन कमीशन का जो मुख्य विरोध था कि भारतीय प्रतिनिधि की कमी थी, उसमें भारतीय प्रतिनिधि को नहीं रखा गया था साइमन कमीशन में। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 212 में है हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था? तो हाथी का दांत किया जाता था, एस्टेट्राइड शैल खड़ी ये किया जाता था, कार्नेलियन ये भी किया जाता था, लेकिन हीरा जो डायमंड था इसका उपयोग नहीं किया जाता था। प्रश्न 212 के बाद प्रश्न 213 का बात करें, प्रश्न 213 इस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा,
निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 1600 में चार्टर के माध्यम से बनाई गई थी जिसे 15 वर्षों के लिए केप ऑफ गुड होप के पूर्व के क्षेत्रों के साथ व्यापार करने की विशेषाधिकार दिया गया था? तो ये जो आंसर होगा ये था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 214 में है, कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने से किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 215 में है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के रूप में जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक में बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में ही यहाँ पे पूछा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अंग्रेजों ने डैश शिक्षा के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था। अंग्रेजों ने डैश शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था, किसको? तो औपनिवेशिक शासन को सख्त बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न का बात करें, प्रश्न नंबर 217 आप देख पाएंगे, बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अंदर पाए जाते हैं? तो ये स्तूपा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 218 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश के प्रसिद्ध शासक था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ये सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 219 में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराने के लिए किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी मैडम भिखाजी कामा को जाना जाता है। ये सभी को पता होनी चाहिए। 2020 में 220 क्वेश्चन है, मुगल द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस इमारत कस्बे में सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। प्रश्न 221 है कि ब्रिटिश भारत के संदर्भ में लॉर्ड थॉमस बेबीगटन मैकाले ने को किस लिए जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है। मैकाले से ही आप जान जाएंगे। लॉर्ड मैकाले ने 1858 ईस्वी में जो है भारत शासक अधिनियम के तहत ही शिक्षा प्रस्तुत किया था। तो भारतीय दंड संहिता और मसौदा तैयार करना, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 222 का बात करें, 222 में है कि इस्लामी शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? तो वो दीवाने एक खास होता था इस्लामी शासक के शासनकाल में निजी इमारत। प्रश्न नंबर 223 में है, रेड शॉर्ट आंदोलन जिसे खुदाई या खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है का नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ़ार खान ने किया था। अब्दुल गफ़ार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 224 में 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, गोलमेज सम्मेलन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय की भावी सरकार पर चर्चा करने के आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी में महात्मा गांधी ने 1931 में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखिए, ऑप्शन ए या बी, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। जो गोलमेज सम्मेलन था ये संवैधानिक सुधार और ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय भावी सरकारों पर चर्चा करने के लिए आयोजन किए गए थे, क्योंकि इसमें जो शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ प्रताड़ित किया जाता था, तो भारत के संवैधानिक सुधारों के बारे में यहाँ बात की जानी थी। साथ ही महात्मा गांधी ने 1931 में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था क्योंकि वो नहीं गए थे, केवल भीमराव अंबेडकर जी ही गए थे। उनका रीजन बड़ा ही दिलचस्प कहानी है। 1931 में पहले पूना पैक्ट पे पूना समझौता होता है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। उसके बाद महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न का बात करते हैं। प्रश्न 225 में हड़प्पाकालीन व्यापार संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान तक फैले थे? तो ये मेसोपोटामिया के तक फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 226 में है, पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से कठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? देखिए, सुदर्शन झील बनवाया किसने था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। और सुदर्शन झील का 2 शासक जीर्णोद्धार करवाए थे। एक तो रुद्रदामन प्रथम ने भी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था और एक और शासक कराया था, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न 227 में है, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकालीन आंदोलन के रूप में शामिल थे? तो ये मद्रास के आंदोलन में शामिल थे। प्रश्न 228 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसे 297 और 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार थे और बिंदुसार का बेटा जो था वो अशोक हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 229 में है, किस प्रमुख भारतीय नेता ने 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया जो बढ़े हुए भूमि करों के विरुद्ध एक प्रमुख नागरिक अवज्ञा आंदोलन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
वल्लभ भाई पटेल ने। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया वल्लभ भाई पटेल वाला, ठीक है, ये पिछले के शिफ्ट में भी रिपीट किया हुआ था। अगला प्रश्न का बात करते हैं, प्रश्न नंबर 230 में है, 1913 के सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी का उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक और वैचारिक नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। ये ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 231 में है, किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को पराजित करके 1555 तक अपना हारा हुआ राज वापस पा लिया था? तो ये हुमायूं था। ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का बात करें, प्रश्न नंबर 232 है। 232 में 1905 से लेकर 1917 तक की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में चरमपंथी चरण के रूप में जाना जाता है। इस समय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नेता चरमपंथी विचारधाराओं से संबंधित नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये चरमपंथी विचारधाराओं से संबंधित नहीं थे और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। प्रश्न 233 में, निम्नलिखित में से कौन बिहार का वह पुराना जमींदार था जो 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गया और कई महीनों तक लड़ता रहा? तो बाबू कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 234 में था, किस रियासत पे निजाम का व्यक्तिगत शासन था और उसके पास सरफ खाश यानी कि संपत्ति थी, सरफ खाश की संपत्ति थी? तो हैदराबाद के निजाम के पास। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 235 में है कि 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था? पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 236 का बात करें तो निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधारकों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अधीक्षक शाहना ए मंडी की नियुक्ति की थी? राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर खिलजी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 237 का बात करें, 237 नंबर प्रश्न में है, चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरा चौरी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो चौरा चौरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 238 में है, ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निष्कासन सिद्धांत का प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया था? देखिए, धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था 1906 ईस्वी में। तो ये था, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और भारत में सबसे पहले सांख्यिकी ज्ञान और स्टैटिस्टिकल सर्वे ये जो था ये सभी दादा भाई नौरोजी ने ही स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। प्रश्न 239 में है, हड़प्पावासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? तो हड़प्पावासी मुख्यतः कांस्य के औजार प्रयुक्त करते थे। ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 240 में है, 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ जो सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बैठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। सबसे पहले मेरठ के सिपाहियों ने बैरकपुर छावनी से हुआ था, मंगल पांडे जिसे शुरुआत हुआ था 1857 का विरोध। ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 241 का बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग डैश में फली फूली थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व में फली फूली थी। ऑप्शन नंबर बी विल भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 242 का बात करते हैं, 1921 का मोपला विद्रोह जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, केरल के आसपास है जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? तो केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि मोपला या मालाबार एक एक्सरसाइज भी होता है। बताएंगे क्वेश्चन में कि मालाबार एक्सरसाइज किसके साथ होता है। तो ये केरल में है, मालाबार तट उस केरल के ही नीचे रिलेटेड है, साइड में, यानी पश्चिमी घाट पर्वत से बाद है। प्रश्न 243 में है, किस प्रशासन के तहत ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न 244 का बात करें, 244 नंबर प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? तो ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या जरूदुसत धर्म? तो राइट आंसर बौद्ध धर्म के शासक थे कुषाण शासक। इन्होंने बौद्ध संगीत भी कराई थी अपने शासनकाल में। प्रश्न 245 में, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा से अवगत कराना। ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर। प्रश्न 246 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, रावी नदी तट पे लाहौर जो कि पाकिस्तान के एरिया में, और वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। प्रश्न 247 में, भारत की पंचवर्षीय योजना का परिचालन हेतु योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारत की योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। योजना से रिलेटेड जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट आंसर।
उस समय योजना आयोग का अध्यक्ष जो है कौन हुआ करता था? प्रधानमंत्री। और अभी योजना आयोग का बदल के क्या करते हैं? नीति आयोग, और इसका भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं। प्रश्न 248 में हर्ष के दरबार में आने वाली चीनी यात्री निम्नलिखित में से कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुएनसांग। हर्ष के दरबार में हुएनसांग आया था, जो कि चीनी यात्री था। प्रश्न 249 में है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किस लिए प्रमुख महत्वपूर्ण था? आपको पता होनी चाहिए। लोथल जो है यह डॉकयार्ड के लिए, डॉकयार्ड क्या है? जो कि बहुत बड़ा व्यापारिक यार्ड होता है, यानी कि बंदरगाह होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल भी सही हो जाएगा, समुद्री व्यापार के लिए। प्रश्न 250 में है, अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? तो अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 251 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, उसी क्वेश्चन को ये घुमा के पूछा गया है। प्रश्न 251 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न 252 में है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन को शुरू करने में कौन दो प्रमुख नेता शामिल थे? ये क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। ये क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो में या पार्ट 2 वीडियो में देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन को भारत में शुरू किया था। प्रश्न 253 में है, सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? तो सिंह सभा आंदोलन जो है ये सिख धर्म से संबंधित है। ये आपको ऑप्शन और क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा। प्रश्न 254 में निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था? तो बीबी का मकबरा, जो कि महाराष्ट्र में है, ये औरंगजेब द्वारा कराया गया था। प्रश्न 255 में किस वर्ष के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे सेना में भर्ती सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई? ऑप्शन नंबर बी 1857 के विद्रोह के बाद, क्योंकि इंडियन सैनिक ने जोरदार विद्रोह किया था। नेक्स्ट प्रश्न का बात करें, प्रश्न 256 में बताया गया है कि हड़प्पा नगर नियोजन की एक अद्वितीय विशेषता क्या थी? तो अद्वितीय विशेषता था कि ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें थे, वृत्ताकार किला नहीं था, भूमिगत मंदिर भी नहीं था, अनियमित आवास लेआउट भी नहीं था, नियमित था, लेकिन ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें वहाँ पे बनी थी। प्रश्न 257 में है, किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था? तो ये अशोक ने अपने बेटे और बेटी को विदेश में धर्म प्रचार के लिए भेजा था, श्रीलंका में। प्रश्न 258 में है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस सहायता से नंदवंश को उखाड़ फेंका था? तो ये चाणक्य की सहायता से। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त भी है, कौटिल्य भी उन्हीं को कहा जाता है। प्रश्न 259 में है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी जो डांसिंग गर्ल की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो कांस्य का वो मूर्ति मिली थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। प्रश्न 260 में है, औपनिवेशिक शासन के दौरान खाद्य फसलों की तुलना में वाणिज्यिक फसलों का प्राथमिकता दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा प्रचारित वाणिज्यिक फसल का उदाहरण है? तो नील, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने वाणिज्यिक यानी व्यापार के लिए सबसे पहले उस फसलों का उन्होंने प्राथमिकता दी, खाने पीने की फसलों को प्राथमिकता नहीं दी। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा नील की खेती के उत्पादन के लिए कठिया व्यवस्था भी चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 261 में है, विशाल स्नानगार कहाँ पाया गया था? तो विशाल स्नानगार जो है ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 262 में है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शासनकाल में बहुत ज़्यादा बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था। प्रश्न 263 में है, भारत में विधवा पुनर्विवाह अनुमति किस कानून ने दी? तो विधवा पुनर्विवाह अनुमति जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के कानून ने इसे अनुमति दी थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का बात करें, प्रश्न 264 में है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? पता होनी चाहिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु ने की थी। ठीक है, प्रार्थना समाज के अलावा अगर आपको आर्य समाज पूछ दे तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज पूछ दे तो ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। प्रश्न 265 में, हरित क्रांति की शुरुआत खदान की कमी से निपटने के लिए की गई थी। हरित क्रांति का प्रारंभिक फोकस किन क्षेत्रों पे था? तो पंजाब और हरियाणा वाला राज्यों में था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन 3rd टाइम रिपीट हो चुका है। अभी तक में जितने हम लोगों ने सवाल अभी तक ने हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे, भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी ही है। प्रश्न 266 में है, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 267 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन बी आर्यभट्ट जो है ये सुधारक जो है ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं थे।
प्रश्न 238 में है 68 में किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद, जो कलिंग जो कि उड़ीसा में है, इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। प्रश्न 269 का बात करें तो 269 है और ये लग रहा है इतिहास का लास्ट प्रश्न ही होगा, हिस्ट्री का। उसमें है कि मोहनजोदाड़ो स्थल का संबंध किस नदी से है? तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गंगा यमुना सरस्वती कहीं से भी मैच नहीं खा रही है, सिंधु ही सही हो जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ से ज्योग्राफी का शुरू होगा। अभी तक जो पोर्शन हमने किया था वो सारा पोर्शन आपका हिस्ट्री का था, यहाँ से ज्योग्राफी का पोर्शन शुरू हो रहा है। तो अब हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे और ज्योग्राफी देखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी में, भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति ST यानी लिंगानुपात सबसे अधिक दर्जा किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा में। प्रश्न 2 में है उपोष्णकटिबंध जेट धारा निम्नलिखित में से किस द्वारा मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ये भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमि पर अवतरण को प्रेरित करना। प्रश्न 3 में है मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्रों में अकेंद्रित बस्तियाँ के विकास में मुख्य रूप से किस कारक ने योगदान दिया था? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरक्षा, चिंता और आक्रमण। सुरक्षा, चिंता और आक्रमण, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 की बात करें तो पूछा है बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBPIGO के 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माले में। ठीक है, प्रश्न 5 में है भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधे तक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 6 में है 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बित्रा। लक्षद्वीप पे एक द्वीप है जिसका नाम है बित्रा, उसका जनसंख्या जो है सबसे कम है। प्रश्न 7 में है अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? तो हिमालय पर्वतमाला जो स्थित है ये दक्षिण से पश्चिम की ओर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 8 में है मानसून पूर्व अवधि के दौरान भारत के किस भाग में संवहनीय वर्षा सामान्य है? तो ये है छोटा नागपुर पठार में, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 9 की बात करें तो प्रश्न 9 में है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबादी द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बित्रा। अभी कुछ देर पहले रिपीट हुआ था, तो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, 2 बार अलग अलग शिफ्ट में आप यहाँ पे शिफ्ट का भी ध्यान देंगे। ठीक है, प्रश्न 10 में है भारत में अवभूमि सिंचाई मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है? राइट आंसर इसमें हो जाएगा उच्च जल स्तर के क्षेत्रों के लिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 11 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है? तो पुणे, यानी जो महाराष्ट्र का पुणे है, ये पुणे जिला जो है ये भारत के वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न का बात करें प्रश्न 12। प्रश्न 12 में भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक आबादी वाले शहरों को किस प्रकार के श्रेणी के शहरों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है श्रेणी 5 के कैटेगरी में रखा जाता है। प्रश्न 13 में है अंडमान निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप, उपद्वीप, चट्टानी हायांश है? इसका आंसर हो जाएगा 836। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल जो द्वीपों की संख्या है, द्वीप, उपद्वीप, हायांश यानी छोटा द्वीप, चट्टान, टोटल मिला के 836 हो चुके हैं। इसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 14 में भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को लेकर किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया जाता है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया जाता है? तो अंतर्जलीय तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 15 में है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी विराम को सर्वोत्तम व्याख्या करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसून में रुकावट। प्रश्न 16 में है उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, दिफू दर्रा। दिफू दर्रा के बाद भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं और भारत, चीन और म्यांमार तीनों दिफू दर्रा का पास मिलते हैं और ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 का बात करें तो 17 नंबर प्रश्न में है 17 नंबर प्रश्न में है यहाँ पे भारत के महापंजीयक एवं गणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को किस प्रकार के शहर बस्ती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो 10
10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला शहर को मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 18 में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर प्रमुख यमोत्तर के सबसे निकट है? प्रमुख यमोत्तर के सबसे निकट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। प्रश्न 19 में कौन सी भू आकृति संरचना शिवालिक के समानांतर स्थित है और लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है? तो ये हो जाएगा आपका भावर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा उद्यमी तट यानी कि इमरजेंट कोस्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ये पार्ट 3 था जिसमें कि हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन में घुस गए। पार्ट 4 आएगा, 5, 6, 7 आएगा, इस प्रकार से कंप्यूटर तक और आज के जीएस के सारे क्वेश्चन एंड करंट अफेयर्स भी कवर कर लेंगे इसी प्रकार के पार्ट्स में। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी जाके देख लें और इसे और भी लोगों के पास शेयर करें।